हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया हैं। तो इतनी डिमांड पे आज हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हैं आपके लिए ज़्यादा ऐसे कोई लेवल के क्वेश्चंस नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है हमने। वो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स में जो आप पढ़ के आओ। ओके, तो आज पढ़ेंगे टू क्या था ये। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा आंसर देने चालू कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन सीरीज खुल गई है। ओके ओके, वाह यार, बढ़िया बढ़िया, आंसर देने ही चालू कर दिए दोस्तों ने। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं। अच्छा, समय की कमी है कि आज एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे थे जिस वजह से क्लास लेट हो गई। तो क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया मैंने निकाले हैं, आप क्लियर कराएंगे। और जैसे कि हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि नहीं। पहले मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से। मैं आपसे थोड़ा से आपका सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूं जो आपका मुझे दिख रहा है। जरा देखिएगा कि जो कंसेप्ट ये पढ़े हैं कि नहीं, आपने जरा ये देखेंगे अपन, है ना, साथ में देखेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, ठीक है। देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये कंसेप्ट आपने पढ़े हैं कि नहीं। देखते हैं क्या कंसेप्ट है वो। पहला तो बात है कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका सिलेबस है ना, आपने पढ़ा है कि नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये हो गया पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, ये जो होती हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज, वो है ना, जिस तरीके से काम करता है। एनर्जी के फॉर्म्स, या मैं इसको फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल दूं तो भी चलेगा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये भी हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक ये टॉपिक हो गया। सभी टॉपिक में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गया एक टॉपिक पूरा। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, कितने टाइप के वर्क होते हैं, ठीक है। वर्क होता क्या है, कितने टाइप के वर्क होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, ये भी जरा बात देखने वाली है ना। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गई। उसके बाद और अगर मैं आपसे बात करूं और अगर मैं आपसे बात करूं प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद, अच्छा, कार्नोट थ्योरम क्या होता है। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम है ना, हाँ कार्नोट थ्योरम। उसके बाद है, मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये बता मैं लिख रहा हूँ, है ना। कार्नोट थ्योरम के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एंथैल्पी और एंट्रोपी का कंसेप्ट भी आपके सिलेबस में है। कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी और एंट्रोपी पढ़ा ही होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो बताइएगा मुझे। एक ये हो गया, एक हो गया, एक लास्ट, है ना। ये है आपका डिस्कशन। लास्ट क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। आईसी इंजन जो होते हैं, जो पढ़े थे हमने बीएमई में पढ़े होंगे और आगे ही पढ़े होंगे आप लोगों ने पीछे। आईसी इंजन, आईसी इंजन, आईसी इंजन। अच्छा, इसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होते हैं, है ना। आईसी इंजन में कौन कौन से होते हैं, जिससे बात करूँ क्या क्या होता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं, करेंगे। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होते हैं, और है ना, इसमें एसआईसीआई इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सारी चीजें आ जाती है, इसमें आ जाती है ना। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, है ना, डी सी लिखते हैं, डीसी डी डी एस डी डीसी साइकिल, है ना।
ये डीजल साइकिल, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, है ना, रेफ्रिजरेटर का और एसी, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन आपका बनता है। ये साइकिल, ये ओवरऑल एक कहानी है जो आपको आनी चाहिए, जितनी आपको पढ़नी है, ज्यादा नहीं, इसका सिर्फ बेसिक नॉलेज ही आपको लेना है ना। तो ये कुछ कहानी है जो आपको आनी चाहिए, आपने पढ़ी होगी। आप मोस्टली 99 क्या 100% टॉपिक अगर मैं बोलूं तो आप 11th की फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं। यस, 11th की फिजिक्स में ही ये हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये अगर आपके पास ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, और मैं धीरे धीरे से बात करता हूँ। अच्छा, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, ये वाला एक तो पार्ट ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो, ठीक है। इसमें एक लॉ भी है, थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉ भी है, अगर मैं बात करूँ लॉ, वो भी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, इनकी बात कर रहा हूँ। कार्नोट इंजन में बात करूँ, है ना, एंथैल्पी और एंट्रोपी का, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोसेस, एडियाबैटिक और ये सब प्रोसेस इसमें आ जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस पे भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं अगर ये टॉपिक है तो। ओवरऑल ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गए, और बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, गिनते से 7-8 टॉपिक हैं, तो पूरा ही पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो ये आपके लिए है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए। चलिए, आप बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं, है ना, बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, आर यू रेडी? आप रेडी हैं, मैं भी रेडी हूं, शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब इससे क्या हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डालने का उद्देश्य ये होता है दोस्तों, है ना, कि हम ये चारों चीजें इसमें जान जाएंगे, इन चारों के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, तो 4 कंसेप्ट अपने डिस्कस होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो अगर इसमें मैच दी कॉलम में मतलब ये बोला जा रहा है कि आप बताइए आइसोथर्मल इसमें से किसके साथ मैच करेगा, आइसोकोरिक किसके साथ मैच करेगा, एडियाबेटिक और आइसोबारिक, ये सारी प्रोसेस होती है, मैंने अभी आपको बताया था, और उसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी मैंने डाला है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ये है। अब यहां पे मैं आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं, तो जरा चुनिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन चुन रहे हैं। ओके, आंसर कुछ कुछ सेकंड बोलना है, मतलब कि जब देखिए, जब मैंने एक अगर आपने पढ़ा है तो याद रखना पड़ता है कि हर प्रोसेस में कुछ ना कांस्टेंट है, इन ईच एंड एवरी प्रोसेस समथिंग इज कांस्टेंट। जब मैं थर्मल की बात कर रहा हूं, आइसोथर्मल की, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट ये रहा। जब मैं आइसोकोरिक की बात कर रहा हूं, किसकी? आइसोकोरिक की, तो इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये रहा। एडियाबैटिक, बहुत नाम सुना होगा इसका। जब मैं एडियाबैटिक की बात कर रहा हूं तो जो हीट है, हीट रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है, या हीट रिलीज हो रही है, या फॉर्म हो रही है, वो कांस्टेंट होगी। और आइसोबारिक, बार से अगर आपको याद रहे, एक बार बोलते हैं हम प्रेशर में केस में, तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर इस तरीके से मैं जाऊं तो एक आध सेकेंड सिर्फ इन दोनों में है, तो इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। फिर आइसोकोरिक में मैंने बोला था कि वॉल्यूम, तो बी का थर्ड, वो सिर्फ इसमें है, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, एक और वर्क आइसोबारिक, सॉरी, हाँ, अरे आइसोबारिक आपने पढ़ा होगा, तुम्हारा एक फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, पी डेल बी, यस और नो? आइसोबारिक में ये फॉर्मूला भी इसलिए पढ़ा कि देखो, डेल वी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल वी? डेल वी का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम। क्या मतलब है? वॉल्यूम विल चेंज,
बट आप देख रहे हो कि P के आगे डेल नहीं लगा हुआ है, मतलब P विल नॉट चेंज, P विल नॉट चेंज, P विल नॉट चेंज, नॉट चेंज मतलब इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद प्रोसेस बार बार हो रही है, ठीक है। तो उसमें मैंने बोला है कि एनर्जी डेल यू विल नॉट, मतलब डेल यू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एनर्जी जीरो नहीं है, मतलब यू की वैल्यू जीरो नहीं है, इट विल बी कांस्टेंट, जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग प्रोसेस। ओके, और साइक्लिक प्रोसेस को याद रखिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेस सिस्टम में क्या हुई, रिटर्न हुई, तो भी तुम्हें वैल्यू सेम मिलेगी, जो इनिशियल स्टेट में थी फाइनल स्टेट में वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे, डेल यू जीरो कैसे हुआ, अगर मैं u2 माइनस u1 कर रहा हूं, ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, दैट विल बी जीरो, व्हाई, बिकॉज u2 इक्वल टू u1, u2 इक्वल टू u1 है। चल ठीक है, हाँ। अच्छा, आइसोबारिक में देखो मैंने ये बताया था, अभी ये बताया, और डेल वी का मतलब मैंने यही बताया, मैंने बोला कि W इक्वल टू अगर P डेल वी लिखा है, इसका मतलब है P2 माइनस V1, यही हुआ, मतलब कि दैट वैल्यू विल चेंज, दैट वैल्यू विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, बट दिस विल इक्वल टू जीरो, इसलिए मैं इसको ना लेके यहाँ पे P लिया, ठीक है, अगर मैं लिखूँ ये, तो दैट वैल्यू विल इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, तो ये रही क्वेश्चन, है ना, और ये वही चीज मैंने जो आपको बताई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ। और ये क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, एक मिनट। सिस्टम भी हैंग होने लगा था, लग रहा हो जाता है सर। आगे आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आइसोथर्मल के बारे में लिखा है, मैंने बता दिया, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल टी विल बी इक्वल टू जीरो, है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना होंगे। अच्छा, इसमें हमने एक फॉर्मूला ही पढ़ा, पी इक्वल टू एनआरटी, आगे इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्या होता है, आइडियल गैस सिचुएशन होती है ना, पढ़ी होगी आपने, ठीक है। चलो ये लिखिए, वो इसमें पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चलिए ठीक है। ये पूरी एक एडियाबेटिक प्रोसेस देख रखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है, मतलब जितनी क्यू की वैल्यू यहां थी इनिशियली, उतनी ही फाइनल रहेगी, मतलब Q2 इज इक्वल टू Q1, ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर कुछ ए है जो रिलीज हो रहा है रेफ्रिजरेटर से, and aerosol spray causing depletion of B. B is responsible for blocking of sun from searching the earth. Identify A, B, C. बढ़िया क्वेश्चन है, बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, आसान है, बचपन में पढ़ा था क्वेश्चन। बताओ आंसर। 4 4 4 4। देखो यार, रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, सभी को पता होना चाहिए,
प्लीज। अब हालांकि रेफ्रिजरेटर बदता है, उनसे नहीं हो रहा है ना, कम हो गया। मतलब ये सी एफ सी का फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। चलिए यहीं पर लगे हाथ, मुझे ये भी बता दीजिए कि जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, जो फिल की जाती है गैस, वो कौन सी होती है? वो गैस का नाम बताइए। और यहाँ पे सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। एंड एरोसोल स्प्रे कॉजिंग डेप्लीशन ऑफ समथिंग, पता नहीं, लेकिन यही सेम चीज रिस्पॉन्सिबल है ब्लॉक करने के लिए जो सन से आ रहा है। सन से क्या आ रही है? रे लाइट्स आ रही है ना। और उनको कौन करता है ब्लॉक? कौन कर रहा है? सन से क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है, मतलब लाइट्स आ रही हैं, और उसमें क्या रहता है? ओजोन रहता है। और उसको कौन ब्लॉक करता है? हमारी यूवी रेज ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ए हो गया सी एफ सी। फिर होगी आ क्या रही है? ओजोन लेयर, है ना। हाँ सॉरी, ब्लॉक कर रही है, बी ब्लॉक कर रहा है, तो नहीं, ओजोन लेयर नहीं आएगा। क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? कमन टेल मी। यूवी रेस की आईआर रेस? यूवी रेस, यस, है ना। सर्चिंग द अर्थ आइडेंटिफाई एबीसी। ठीक है, तो ये यूवी रेस आ रही है, उनको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास ओजोन है। ठीक, देखिए रहा, सन से आ रही यूवी रेस, ठीक है, और उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? ओजोन लेयर। ये रही तुम्हारी ओजोन लेयर, लेकिन बोलते हैं इसमें हम होल हो गया, ओजोन लेयर है, इसमें डेप्लीशन हो रहा है ना। और ये जो आ रही है यूवी रेस, इनसे बचाने का काम हमें कौन कर रहा है? ये लेयर करती है जो एटमोस्फेयर में है। ठीक है, और ये प्रोसेस है जिसकी वजह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिएगा, आप सरप्राइज मत हो जाइएगा अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में। क्या? एरोजल स्प्रे इज कॉजेज डेप्लीशन ऑफ ओजोन। ये स्प्रे की वजह से ही ओजोन में डेप्लीशन, डेप्लीशन मतलब छेद हो रहा है। बाकी बातें वही लिखी हैं जो मैंने बोला था। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कैसे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। जब गैसेस स्लोली CFS, मतलब CFS मतलब वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्लोली राइज इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है? एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, ये पता है हमें। दे आर ब्रोकन डाउन बाय स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी का फुल फॉर्म, रिलीजिंग क्लोरीन एटम विच देन रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज भी जरा ध्यान रखें। अच्छा, कहां पे है ये लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में, है ना, ये भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ओजोन है क्या? ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू ऑक्सीजन एज इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है क्योंकि क्या होना चाहिए? O2, ये अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। ठीक है ना। तो ठीक है, ये हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, amount of energy required to raise the temperature of a substance of a 1 kg mass by 1 degree Celsius is called। टेल मी द आंसर दोस्तों। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में ठीक ठाक बढ़िया लाया हूं आप लोगों के लिए, मजा आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस 1 kg मास। अगर मैं 1 kg मास लूं, 1 kg मास लूं और उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूं, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? थर्ड, सेंसिबल हीट। नहीं, नहीं भैया। और कोई? और कोई बताइए, और कोई बताइए। चलिए मैं बताऊं। देखो, सेंसिबल दो है, हाँ, दो इज करेक्ट। देखो, सेंसिबल हीट क्या होती है ना, वो हीट रिक्वायर्ड जो यूनिट मास को इंक्रीज करने के लिए, यूनिट मास को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर
पर्टिकुलर 1 kg की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बस ठीक होगी। ठीक है, ये रही specific heat capacity is the energy required to increase the temperature of the material by 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी ऐसा यूनिट याद रखें, जूल, है ना, पर केजी केल्विन, मतलब ये यूनिट्स आप याद रख सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, एम सी डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक फॉर्मूला था। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दो। अच्छा, हीट कैपेसिटी का एक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, the amount of substance required to raise the temperature of a substance by 1 Kelvin, 1 kilo is called heat capacity। ठीक है, 1 केल्विन। अच्छा, पता है 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? यस और नो प्लीज बताएं। पता है कि नहीं? पता होना चाहिए, या एक नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस का। चलो, इन एन आइसोबारिक एक्सपांशन ऑफ गैस, आइसोबारिक, अभी जो हमने मैच द कॉलम पढ़ा था, उसमें भी इस चीज की बात करी थी कि आइसोबारिक क्या होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप आंसर दे देंगे इसका मुझे, है ना। तो आइसोबारिक में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ डिक्रीजेस। तो इसमें से क्या आंसर है, जरा बताइए। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आइडियल गैस कांस्टेंट वाला पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब pressure is constant, volume increases, then temperature is also increases, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पहले ही कंडीशन में बोला हुआ है, तो ये आंसर सही हो गया। ये लिखा हुआ है। आइसोबोरिक होता क्या है बता चुका हूं बहुत डिटेल में, इस चीज को ध्यान रखिए। ये रहा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन थर्मोडायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट थर्मोडायनामिक्स में सही होंगे वो आपको बताना, बताइए। बताइए, फोर्थ बोल रहे हैं, मतलब 2 and 3 इज करेक्ट। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ दिस, वर्क इज अ पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन, वर्क इज अ पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन, वर्क इज अ पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन, वर्क इज द एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम, बिल्कुल गलत। वर्क एंड हीट, नहीं ये तो सही है। वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, नहीं ये नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग दोस्तों। ठीक है ना। तो पाथ फंक्शन होता क्या है? ये डायग्राम जरा आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। ये डायग्राम जो है, ये वाला, इस डायग्राम को अगर हम याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। ये एडियाबेटिक कर्व है, ये आइसोथर्मल कर्व है ना, ये एडियाबेटिक है। ठीक है, याद रखो ये थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, चलो। पाथ फंक्शन आर डिफाइंड एज अ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। क्या है? थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, जो किस पर डिपेंड करता है? पाथ फंक्शन पाथ पे ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है किस पे? पाथ पे, है ना, है ना। ठीक है, ठीक है। हीट वर्क एंड एंट्रोपी जनरेशन आर पाथ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट फंक्शन पूछे, पॉइंट फंक्शन वो वेरिएबल है जो डिपेंड करता है ओनली एंड स्टेट पे। वो दोनों पे कर रहा था, ये जो पॉइंट फंक्शन है सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ओनली एंड स्टेट पे, लास्ट वाली स्टेट पे। ठीक है, प्रोसेस की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी पाथ फॉलो। क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पाथ से जा रहे हो आप उस पर डिपेंड नहीं करता, क्या आया कहां से शुरू किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाथ फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। fill in the blanks of thermodynamics is used to understand the concept of energy conservation। इसमें से कौन सी लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज करी जाती है, बताइए। चलिए बताइए।
बताइए इसका आंसर। एनर्जी कंजर्वेशन में कौन सा लॉ यूज करा जाता है? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ? देखिए ये दोनों तो हमें पता ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला भी था जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये तो पता होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है मेनली एनर्जी कंजर्वेशन में। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलती है? एनर्जी कंजर्वेशन बोलती है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाँ ये बोलती है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हो गया। अब अगर आपको ये तीनों लॉ याद रखने हैं, जीरो, फर्स्ट और सेकंड, इसके लिए ट्रिक थोड़ी सी है। जीरोथ लॉ बात करता है टेम्परेचर की कंसेप्ट, फर्स्ट लॉ बात करता है इंटरनल और एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, कंसेप्ट किसकी? एनर्जी के बारे में बात करता है। जीरोथ लॉ टेम्परेचर की बात करता है। सेकेंड लॉ हीट या फिर एंट्रोपी की बात करता है। जीरोथ लॉ जो है वो बात करता है टेम्परेचर की, फर्स्ट लॉ बात करता है एनर्जी की, थर्ड लॉ बात करता है एंट्रोपी या हीट की। ठीक है, तो सेकेंड लॉ, सॉरी, जीरो फर्स्ट सेकेंड, है ना? ठीक है, तो ये एंट्रोपी की बात करता है। फर्स्ट लॉ होता क्या है, जीरोथ लॉ होता क्या है, मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में भी डाल दिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट अगर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जितना बढ़ रहा है उतना कम भी हो रहा है, या जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है, इक्वल है दोनों। ठीक है, विद अ थर्ड देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब उन्होंने बोला अगर तीन सिस्टम है तुम्हारे पास एग्जांपल के लिए, तो अगर दो इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा भी उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात करी। अब ये किसकी बात करेगा? यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इंटरनल एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेगा, है ना? तो वो किस बारे में कर रहा है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बताया अभी मैंने, है ना? एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये बात भी मैंने आपसे करी थी, क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी मैंने बताया, यही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। अगला क्वेश्चन, if the temperature of the source is increased the efficiency of the Carnot engine। अगर टेम्परेचर सोर्स का इंक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी कार्नोट इंजन की, बताइए। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट, बताइए। ठीक है, अगर टेम्परेचर किसी सोर्स का इंक्रीज कर दिया जाए तो एफिशिएंसी का क्या होगा? सेकंड बोल रही, लेट्स सी फॉर्मूला क्या है इसका, जरा बताओ मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? बताइए फॉर्मूला क्या है, बताइए फॉर्मूला। सेकंड बोल रहे हैं इसका सभी लोग आंसर। क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने यही पढ़ा है? मुझे बताइएगा। ये हो गया क्या? टेम्परेचर ऑफ सिंक, है ना? और ये किसका हो गया? सेकंड बोल रहे हैं सभी ना, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक और ये हो गया टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, ठीक है, ये मेन बात हो रही है। तो ये बात अगर मैं करूं, इसके हिसाब से अगर चलें, टेम्परेचर सोर्स का इंक्रीज हो रहा है, ये लिखा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये एफिशिएंसी है, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताइए, बताइए भैया सभी लोग। अब तो बताओ। सेकंड डिक्रीज ही बोल रहे हैं, और किसी का कोई आंसर है? और किसी का आंसर है कुछ? अब देखो यहाँ एक गलती हो गई तुम लोगों से, अगर यही सभी का आंसर है तो दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन बेटा वन में से माइनस भी तो हो रहा है, ये भी तो देखो यार, माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो चीज ये छोटी, ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज क्या होगी? कम होगी, और ये कम होगी तो ओवरऑल चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। आई होप आप समझे, आई होप आप समझे। देखो मैं बता देता हूँ, देखते हैं।
मान लेते हैं मैं टीसी की वैल्यू कांस्टेंट रख रहा हूं। देखिए दो एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहीं कर देता हूं, यहां देखिएगा एक एफिशिएंसी 1 निकाल रहा हूं जिसमें मैंने रखा 1 माइनस टीसी की वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल, और टीएच की वैल्यू 2 है। कितना आंसर आएगा यहां से? 1 माइनस 5 दैट विल इक्वल टू 4, दैट विल इक्वल टू 4। अब एक और एफिशिएंसी निकाल रहा हूं जिसमें मैं सारी वैल्यू सेम रख रहा हूं। अब मैंने सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 कर दिया या 5 कर दिया, चलो, है ना। अब कितना हो जाएगा? अब बताइए मुझे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 4 होगा, है ना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 मतलब -1। कौन सी वैल्यू बड़ी है बताओ मुझे, विच वैल्यू इज ग्रेटर? ऑब्वियस सी बात है -4 से तो बड़ा है -1, यस और नो, ठीक है। दिस विल बी दैट source is increased then efficiency of Carnot engine is also increased. Option 1 is ये देखिए। आप, आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हम यहाँ पर, हमको लगा कि यार ये नीचे है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, लेकिन ये वैल्यू कम होगी, ये तो माइनस कर रहे हैं ना हम इसमें से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ और देना मुझे। ठीक है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं, तो जो उसके साइकिल होते हैं उसको कार्नोट इंजन बोलते हैं। तो कार्नोट का जब इंजन थ्योरेटिकल इंजन जब काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है? मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी देता है हीट इंजन को। पार्ट ऑफ द कार्नोट इंजन प्रोवाइड हीट, उसको बोलते हैं हीट सोर्स। जो हीट प्रोवाइड करते हैं उनको हीट सोर्स बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा इंजन जो क्या करता है, द पार्ट ऑफ द कार्नोट इंजन विच एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, जो ज्यादा अमाउंट में हीट आ रही है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको हीट सिंक, मतलब ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंक कर रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इंजन इज कॉल्ड अ वर्क डन, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, और अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन के लिए जो मैंने था ये मैंने बता दिया, ये रहा कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए, जरा देख लें इसको भी और आंसर बताएं। याद रखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। पहले तो ये लिख लो गिवन क्या क्या दिया हुआ है। T1 दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको केल्विन में चेंज करो जरा, कितने से करूंगा मैं? 273 ऐड करूंगा, यस और नो बोलो भैया। इसमें 273 ऐड करो, कितना हो रहा है? 273 ऐड करो, कितना हो जाएगा ये? 500 हो रहा है भैया, 500 केल्विन हो रहा है। हो रहा है क्या आप लोगों का? जरा देख के बताना। जब मैं T2 मुझे 227 दिया है डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड करो। 227 ही है, इसमें भी ऐड करो। ये कितना आ रहा है बताओ मुझे? यस, थर्ड आ रहा है आंसर। अच्छा, अरे ये 4 होगा ना यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, ये 4 होगा, अगर 400 होगा, ये 500 होगा ना, ये 500 केल्विन। हाँ ठीक है, ये T2 आ गया। थर्ड आ रहा है आंसर, देखते हैं सही है कि गलत है अभी। हाँ हाँ सही है, सही है, सही कर दिया मैंने, सही कर दिया। हाँ ठीक है, ये 500 हो गया, वो 400 हो गया। आगे आगे फॉर्मूला क्या लगेगा, है ना? एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला लगा दूं क्या? 1 माइनस TC बाय TH, यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी मेरी। एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 1 माइनस T1 कौन सा है? सोर्स वाला है क्या? हाँ, 400 बाई 500 निकालो जरा, बताओ आंसर। इसका आंसर बताओ मुझे जरा, इसको मैं काट दूं क्या? यस और नो, ये काटूं क्या इसको? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कितना हो गया? 1 माइनस 4/5, 5 एलसीएम ले लो, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/5 आ रहा है क्या?
एफिशिएंसी 1/5 आ रही है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। एफिशिएंसी 1/5 आ रही है क्या? तो हमारी एफिशिएंसी 1/5 आ गई। एफिशिएंसी 1/5 आ रही है क्या? अब मुझे निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है ना, जो रिजेक्ट कर रहे हैं या जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही चाहिए क्या? अमाउंट ऑफ हीट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट के लिए? सही है, ठीक है, यस बोल रहे हैं। अमाउंट ऑफ हीट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, है ना? तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मैं Q1 बोल रहा हूँ क्या, है ना? अगर मैं उसको Q1 बोल रहा हूँ तो कैसे निकलेगी वो? कितना वर्क डन हुआ है अपॉन एफिशिएंसी। जितना काम हुआ है और एफिशिएंसी क्या है? जितना काम हुआ है। अगर मान लो मैंने काम कुछ किया लेकिन निकल कितनी आया, मतलब जो बचा वही क्या है, वही तो उसकी एब्जॉर्ब हुई एनर्जी है। तो वर्क डन कितना हुआ है? जूल में देख लो, लिखा हुआ है वर्क आउटपुट 10⁴ 10⁴ जूल आ रहा है। यस, आउटपुट 1/5, एफिशिएंसी 1/5। यहां से मुझे बताओ वर्क डन कितना आ रहा है? यहां से वर्क डन कितना आ रहा है बताओ मुझे। वर्क डन कितना आया? सॉरी, वर्क डन बोल रहा हूँ। Q1 की वैल्यू कितनी आई? Q1 की वैल्यू मतलब Q1 मतलब कौन सा आया ये वाला सोर्स वाला आया। अभी जो एनर्जी आ रही है वो सोर्स की आ रही है ना? सोर्स की कितनी आ रही है एनर्जी सोर्स की? इट विल बी 1/5। 1/5 मतलब 0.1 0.2। यस यस, चलो ऊपर जाएगा डायरेक्ट 5 इंटू 0.2 क्यों बोलो 5 इंटू 10⁴ ये Q1 आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ये कौन सी आई? सोर्स। मुझे किसकी चाहिए? एब्जॉर्ब या सिंक बोलो, सिंक वर्ड बेटर है। सिंक वर्ड इज मोर एक्यूरेट और मोर बेटर। Q2 चाहिए, कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? टोटल W क्या होता है? टोटल वर्क क्या होता है? Q1 प्लस Q2 होता है क्या? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? Q2 की। तो W माइनस Q1 कर दो या Q1 माइनस W करो। Q2 प्लस Q1 होता है ना? हाँ, Q1 माइनस W करो, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया मैंने? हाँ, तो Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W। टोटल वर्क डन होता है, यहां बताऊं क्या? बताऊं क्या? Q2 माइनस Q1 ना, है ना? ये होगा, है ना? या Q1 माइनस Q2 कर दो ना, तो Q2 वहां गया, Q1 यहाँ, ठीक है। तो Q2 अब Q1 कितना है मेरे पास? 5 इंटू 10⁴ माइनस W कितना है? 1/10⁴ कितना हुआ? 4/10⁴। दिस इज करेक्ट। ये लिखो, ये रही पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। 3 बहुत पहले बोल दिया था, क्या बात है, बड़ी जल्दी बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। In which thermodynamics process is there no flow of heat between the system and the surrounding? मतलब कि हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब हीट का फ्लो नहीं हो रहा है मतलब देर इज नो फ्लो ऑफ हीट, नो हीट, नो फ्लो ऑफ हीट। अगर हीट का फ्लो नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और हीट कांस्टेंट हो गई तो मतलब ये बात कर रहे हैं एडियाबैटिक की। सिंपल सी बात थी, है ना? ये लिखा होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बड़ी सिंपल सी बात थी, तो मुझे बात करने की अब जरूरत नहीं रही, इतने हमने क्वेश्चन लगा लिए। अगला क्वेश्चन। 4 इज करेक्ट। 4 बोला था, 3 बोला था, आई डोंट नो। ऑप्शन क्या? आई डोंट नो। नो, 3 कैसे बोल, 4 कैसे? ये टेम्परेचर की बात करता है बेटा। दिस विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर, नॉट heat. This will talk about heat. This will talk about pressure. And this will, ये आप बताओ। अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये आप बताओ आइसोकोरिक किसकी बात करता है? बताइए, सोचिए और कमेंट में जवाब दीजिए।
और नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, मिल जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4-5 क्वेश्चन और करते हैं अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो। देख रहे हो एक ही कंसेप्ट पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं कराना पड़े तो बेटर है। सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन मुझे ना कराना पड़े तो बेटर है। सेम कंसेप्ट तीसरी बार डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इस पे सेम कंसेप्ट। ये क्वेश्चन मुझे ना कराना पड़े तो बेटर है, आप लोग मुझे आंसर इसको बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, है ना। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बिकॉज ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफी आपके लिए करा दिए हैं, है ना। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी पूरा सॉल्व कराया, उसके पहले उसको पूरा कंसेप्ट समझाया। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए बताऊं क्या, अगेन क्या बात कर रहा है, आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल। टेम्परेचर दे दिए हैं, इससे इसके बीच में कर रहा है। एब्जॉर्ब एनर्जी भी दे दी है मुझे इतना, है ना। द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब W अमाउंट ऑफ हीट निकालना है जो वर्क में कन्वर्ट हुई है। यस, तो अगेन शुरुआत करोगे एफिशिएंसी से, अगेन यही फॉर्मूला, ठीक है। पहले इसको केल्विन में चेंज करोगे, केल्विन में कैसे चेंज करोगे, वही काम, अरे वही लिखे 227, 227 का हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 300, है ना। ये हो जाएगा 400 केल्विन अभी किया था, उधर ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है सर, ये भी हो गया, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है इतनी हीट, है ना, मतलब ये तो मैं QC या Q2 बोल दूं मैं तो बेटर रहेगा। Q2 की वैल्यू देख रखी है, यस और नो, है ना, ठीक है, बढ़िया है। बताओ ये आंसर बताओ। 4, 4 इज सेइंग फॉर दिस आंसर 4। लेट्स सी, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया वाला, या 4 इज करेक्ट, वेरी गुड। देखो बनने लगे, मैंने भी सेम, अच्छा 4 से 5 से आ रही थी क्या, गलत बोल दिया था क्या। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 273 1, हाँ ठीक है, 4 और 5 सॉरी, ठीक है सॉरी, हाँ 4 और 5 से आ रहे होंगे, एडिशन करना था, वही सेम तरीके से क्वेश्चन था, बस एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी को निकाल के वैल्यू पुट कर दी, यू गॉट दी आंसर, वेरी गुड। चलिए ये बन गया आप लोगों से, सेम टाइप का क्वेश्चन अपन ने 2-3 कर लिए। इन थर्मोडायनामिक्स फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल, इसमें से कौन सा स्टेट वेरिएबल नहीं, मतलब स्टेट मतलब शेप या कंडीशन। अच्छा, स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। जो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और किसी पे नहीं। अभी डिस्कस हमने किया भी था। वो कौन है इनमें से, वो है हीट, हीट इज डिपेंड, या पीयूष जी गलत जवाब। नो नो, हीट, हीट इज करेक्ट, आपने क्या बोला, गलत बोला कौन, डेंसिटी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, हीट। तो डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मैंने यहां बता दिया आपको, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल इज नॉट डिपेंड नॉट डिपेंड, क्या बोल रहे हैं सर, नॉट पूछा, नॉट डिपेंड, ओके, यस नॉट डिपेंड पूछा है, हाँ यार एक मिनट, स्टेट वेरिएबल नॉट डिपेंड पूछा, हाँ फिर डेंसिटी होना चाहिए, बिकॉज स्टेट वेरिएबल जो मुझे याद आ रहा है, स्टेट वेरिएबल इज, जो मुझे पता है, स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, स्टेट वेरिएबल इज a variable which will depend on फर्स्ट या इनिशियल एंड लास्ट स्टेज, ये होता है इनिशियल एंड लास्ट या फाइनल, है ना, ये होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेज या स्टेट। दिस विल बी अ
दिस विल बी अ स्टेट वेरिएबल, है ना, ठीक है, सिस्टम के, और वो थर्मोडायनेमिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। यस और नो? देखो तो टेम्परेचर और प्रेशर ये सारे तो हैं, ये भी हैं, ये भी हैं स्टेट वेरिएबल। इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। मुझे लग रहा था ये भी है, आई डोंट नो, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, डेंसिटी, एंथैल्पी। देखो डेंसिटी आर एग्जांपल ऑफ स्टेट वेरिएबल, मतलब डेंसिटी भी है, ठीक है, डेंसिटी भी है स्टेट वेरिएबल, ठीक है, लेकिन स्टेट वेरिएबल की डेफिनेशन याद रखना, ये जो मैंने बताई सही बताई है, ठीक है। हीट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम, मतलब इस सिस्टम पे डिपेंड करती है, ना कि इनिशियल और फाइनल पे, और इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ये पाथ वेरिएबल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, पाथ वेरिएबल, मतलब जो पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द कार्नोट इंजन रिक्वायर्ड टू गेट 70% एफिशिएंसी? सिंक टेम्परेचर देखिए रखा है, अगेन सेम कहानी करेंगी क्या? इस बार एफिशिएंसी दे दी है, कौन सी वाली, सिंक वाली दी है, हाँ सिंक वाली दी है, तो निकालो टी के, टी के निकालना है क्या? यस, टी के मतलब टी एच, यही है एफिशिएंसी 70%, 0.77, यही है क्या? यस और नो बताओ, वन आ रहा है क्या आंसर? एक ने आंसर दिया वन, चलो वन आ रहा है कुछ बच्चों का, लेट्स सी, ये साइड आएगा, ओहो वही काट देगा, अच्छा इसको कैलकुलेट में चेंज तो करो प्रभु, है ना, कितना हो जाएगा 300, है ना, 300 ही होगा ना भाई, हाँ 300 होगा, 0.7 उधर जाएगा, ये 1 माइनस 0.7, 300 वन एच, टी एच, टी एच वहां जाएगा, ये नीचे आएगा 0.3, 0.3 से मतलब ये कितना बन रहा है आपका, हाँ 0.3, यस 1000 आएगा, 300 डिवाइड बाय 0.3, यस, तो ये कटा एक जीरो और ये कटा 100, मतलब एक जीरो और ये कट गया, ये 1000 इज करेक्ट आंसर इन केल्विन, यस इट्स करेक्ट, है ना, यस इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट आंसर। चलिए, द हीट given to an ideal gas in isothermal condition is, last question for today, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, द हीट given to an ideal gas is isothermal condition is used for what? बताइए आंसर। एक्चुअली और क्वेश्चन थे, लेकिन क्या दूसरी क्लास है वो सर की, तो वो है, उसके बाद देखते हैं कल वल जब समय मिलेगा, और अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं तो करा दूंगा। हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन यूज टू इंक्रीज टेम्परेचर, डू एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीज टेम्परेचर एंड डू डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, इसका यूज है एक्सटर्नल वर्क करने के लिए, तो एक्सटर्नल वर्क करने के लिए ये रहा और ये रहा आंसर। जब थर्मोडायनामिक सिस्टम जाता है फिजिकल चेंज में, ये क्या करता है, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। पता थी मुझे बात। As we know, internal energy of the system is a function of temperature alone. So in this case, isothermal process the change in the internal energy is zero. तो internal energy मतलब जीरो हो गई, तो फाइनल एनर्जी कुछ ही हो जाएगी। ये रहा तुम्हारा डेल क्यू, मतलब हो जाएगा डेल डब्ल्यू, मतलब चेंज इन वर्क, वर्क कौन सा रहेगा, एक्सटर्नल रहेगा। तो ये आपकी कहानी हो गई, यही लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आज की कथा खत्म हुई, है ना।
आपको क्या करना है, आपको बस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। ये पीडीएफ में पहुंचा दूंगा, ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस देख लो, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, जो अंडरलाइन करें वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ो, और अगर और क्वेश्चन आप डिमांड करेंगे तो बता देना, मैं और क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सोम के भी क्वेश्चन हो गए अपने, सोम के भी मैंने 2 शायद प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए थे, प्रैक्टिस सीरीज ली थी, वो उसमें 100 क्वेश्चन वो करा दिए, इसके करा दिए, जो जो मैंने पढ़ा है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाए भी नहीं है, तो इसलिए लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए थे तो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। पीयूष जी, बात हो गई है, रिमेनिंग सिलेबस जो आपका बचा हुआ है सिविल का वो हो जाएगा, बायोलॉज वाला मैंने बोल दिया था, कल बोल दिया था, तो वो हो जाएगा, है ना, कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है, तो जो सिलेबस सिविल का सिलेबस बचा हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है, बोल दिया मैंने, वो करवा देंगे, बोल दिया है, टीम से मेरी बात हो गई है, तो वो आपका रिमेनिंग पार्ट करवा देंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, ओके। और भी आपको कोई भी डाउट है आप कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लीज ये जो सिलेबस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। और कुछ टॉपिक्स रह गए हैं लाइक आईसी इंजन टू स्ट्रोक, इसके मुझे पीवाईक्यू कराने हैं, तो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, ठीक है। बाकी आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं उनको आप और करिए, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।